नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है कुदरत का करिश्मा। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके अभी अभी घर लौटा दीपक बार बार अपनी माँ को याद करके रोता जा रहा था। आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रह रह कर अपनी माँ की आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है और वह इधर उधर देखने लगता। फिर रोते हुए बोला, आज सुबह ही माँ ने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा था, लेकिन मैं यह कहकर मना कर दिया कि आज मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। मैं आपको डॉक्टर के पास कल लेकर चलूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज ही मृत्यु उन्हें अपना ग्रास बनाने वाली है। अगर मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता तो आज मेरी माँ मेरे साथ होती। तभी दीपक की पत्नी कविता भी आंखों में आंसू बहाते हुए सिसकियां लेने लगी और बोली, गलती मेरी ही थी जो मैं माँ जी को अकेला छोड़कर राशन खरीदने बाजार चली गई। ना जाने ऐसा क्या हुआ जो पूरे घर में आग फैल गई और माँ जी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलते बोलते कविता दहाड़े मार मार कर रोने लगी। आसपास की औरतें बेटे के साथ साथ बहू को सास के गम में इतना रोते हुए देखकर उसे दिलासा देने लगे और कविता की तारीफ करते हुए आपस में बातचीत करने लगे। कितना प्यार था सास बहू में, बिल्कुल माँ बेटी की तरह होने को कौन टाल सकता है। लेकिन देखो तो बेचारी का रो रो कर कितना बुरा हाल है। अभी यह सब बातें चल ही रही थी कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, क्या हुआ? यह सब क्या हो रहा है? जैसे ही लोगों ने पीछे मुड़कर देखा तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। कविता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। तो दीपक के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के मिश्रित भाव थे, क्योंकि पीछे दीपक की माँ कमला जी खड़ी थी, जिनका अभी अभी अंतिम संस्कार किया गया था। चलिए आपको बताते हैं कि जिस माँ का अंतिम संस्कार कुछ देर पहले दीपक ने अपने हाथों से किया था, आखिर वह सबके सामने सही सलामत कैसे खड़ी थी। दीपक कमला जी का इकलौता संतान था। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी कमला जी ने उसे बहुत अच्छी शिक्षा दी। अपनी सुख सुविधा सब त्याग कर उसकी आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करने की कोशिश की। दीपक भी इस बात को जानता था और अक्सर अपनी माँ से कहता कि जीवन के किसी भी मोड़ पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, आपको हर सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद दीपक को अच्छी नौकरी भी मिल गई और वह दिन भी जल्दी ही आ गया जब कविता दीपक की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर आई। कमला जी ने अपनी बहू को खूब लाड प्यार दिया। उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए अपनी बेटी के हिस्से का प्यार भी उन्होंने अपनी बहू को दिया। कविता भी इस घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन ऐसा केवल कुछ ही दिनों चला, क्योंकि कविता को या तो अपनी माँ के साथ फोन पर बतियाना अच्छा लगता था या फिर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी या शॉपिंग पर जाना। अपने ऊपर पैसे खर्च करना, नई नई ड्रेस खरीदना उसे बहुत भाता था। लेकिन जब भी कमला जी अपनी बहू को कोई काम करने को कहती तो उसे परेशानी होने लगती। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से उसका कोई सरोकार ही नहीं था। अब उसे अपनी सास में केवल बुराइयां ही बुराइयां नजर आती थी।
अक्सर फोन पर अपनी सहेलियों को भी यही बात कहती कि ना जाने कैसी जगह आ पड़ी हूँ। यहाँ तो हर किसी को बस अपने से मतलब है। मैं तो बस पूरा दिन काम करती रहूं। यह लोग तो बस यही चाहते हैं। बहू के नाम पर मुफ्त की नौकरानी चाहिए इन लोगों को। सारा दिन चूल्हे चौके में सड़ती रहूं। मेरी अपनी तो कोई जिंदगी है ही नहीं। कभी कभी तो मन करता है कि कहीं जाकर मर जाऊं। कमला जी समझ नहीं पा रही थी कि उनकी बहू आखिर क्या चाहती है। उसे कोई ज्यादा परेशानी ना हो, इस कारण वह खुद ही घर के काम की सारी जिम्मेदारियां संभाल लिया करती थी। बढ़ती उम्र के चलते उन्हें काम करने में मुश्किल होती थी, इसलिए अपनी बहू को केवल अपनी मदद के लिए कभी-कभी आवाज लगा देती थी। उस पर भी कविता चिढ़ जाती थी और अक्सर गुस्से में बड़बड़ाती रहती कि इस घर में आकर तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। बहू के इस तरह के व्यवहार से परेशान होकर कमला जी ने उसे कोई काम कहना ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन कविता के व्यवहार में कोई परिवर्तन आया ही नहीं। दीपक भी अपनी पत्नी के बर्ताव से परेशान था, लेकिन जब भी उसे समझाने की कोशिश करता तो कविता इस समय घर में कलह शुरू कर देती। इसलिए मजबूर होकर उसने घर के काम करने के लिए एक काम वाली बाई को रख लिया, जिसके अतिरिक्त खर्च का भार भी दीपक पर आ गया था, जिस कारण वह अपनी पत्नी को उसके नाजायज खर्चों के लिए पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन कुछ दिन बीते तो कविता ने डायमंड नेकलेस लेने की जिद पकड़ ली थी, लेकिन दीपक उसे टालता रहा। परेशान होकर कविता ने अपनी माँ को फोन करके इस बारे में बताया और कहा कि माँ, जब से शादी करके इस घर में आई हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। ना जाने कैसे भिखारी से पाला पड़ा है। तुम्हारे दामाद से तो मेरी एक डिमांड भी पूरी नहीं होती। अब मुझे रोज रोज इस तरह मन मारकर नहीं जिया जाता। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर कविता की माँ बोली, बेटी, कोई जरूरत नहीं इस तरह मन मार कर जीने की। जब तक वह तुम्हारी बात नहीं मानता, तब तक अपनी जिद पर अड़ी रहना। अपनी माँ की बात कविता के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई। एक दिन जब दीपक ऑफिस से घर लौटा तो बुरी तरह से थका हुआ था। घर जाकर जैसे ही अपना ब्रीफकेस रखा तो सामने अपनी पत्नी कविता का गुस्से से फूला हुआ चेहरा देखा। दीपक शायद अपनी पत्नी के गुस्से का कारण जानता था, इसलिए कविता को पानी लेने के लिए भी नहीं कहा और चुपचाप खुद ही जाकर रसोई घर से पानी का गिलास भरकर ले आया। लेकिन कविता कहाँ चुप रहने वाली थी। चिल्लाते हुए वह बोली, तुम्हें मालूम है कि आज मेरी किटी पार्टी में कितनी बेइज्जती हुई। मेरी सारी सहेलियां अपने डायमंड के गहने एक दूसरे को दिखा रही थी और मैं पिछले 6 महीने से तुमसे हीरो का हार मांग रही हूँ। वह तुमसे लाकर नहीं दिया गया। हद होती है कंजूसी की। मैंने इतनी बड़ी चीज भी नहीं मांग ली कि तुम पूरी ना कर सको। मैं तुम्हें बता देती हूँ, अगली बार जब मैं किटी पार्टी में जाऊंगी तो अपना हीरो का हार पहन कर ही जाऊंगी। कविता ने चिल्लाते हुए कहा तो दीपक ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो कविता, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ बीमार रहती हैं, उनकी दवाइयों का भी खर्च होता है और फिर अब काम वाली बाई लगाने के बाद खर्चा और भी बढ़ गया है। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी दिला दूंगा। अपने पति की बात सुनकर कविता उस समय तो चुप रह गई।
और डायमंड के नेकलेस के सपने देखने लगी। लेकिन अगले ही दिन जब दीपक ऑफिस से लौटा तो उसका मुंह लटका देख दरअसल पिछले 2 महीने से उसका टारगेट पूरा ना हो पाने के कारण उसके बॉस ने उसे अच्छी खासी फटकार लगा दी थी और अपने जूनियर्स के सामने अपना अपमान होते देख दीपक से रहा नहीं गया और उसकी अपने बॉस से बहस हो गई, जिसके चलते उसे कंपनी से निकाल दिया गया। दीपक को उदास देखकर कमला जी ने उसे अपने पास बिठाया और उसे पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? दीपक, तुम इतने परेशान क्यों हो? तभी दीपक ने बताया कि उसे कंपनी से बाहर कर दिया गया है। फिर बोला, दरअसल पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल ही कुछ ऐसा चल रहा था जिस कारण मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाया और टारगेट पूरा नहीं हो पाया, जिस कारण बॉस मुझे खरी खोटी सुनाने लगा। लेकिन मैं भी कैसे बर्दाश्त करता। गुस्से में मैं भी उन्हें 2 बातें बोल गया। इस वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन माँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी ही कहीं और इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसा कहकर दीपक उदास भाव से अपने कमरे में चला गया और कमला जी सोच में पड़ गई कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि दीपक के पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। जॉब करके जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे उन पैसों को तो उसने यह घर खरीदने में खर्च कर दिया। अपने बेटे की चिंता कमला जी को खाए जा रही थी। उधर जब दीपक ने अपनी नौकरी छूटने के बाद कविता को बताई तो कविता सर पकड़कर बैठ गई। वह यह सोचकर हैरान थी कि अब उसके शौक कैसे पूरे हो पाएंगे। एक दिन दीपक ने अपनी मजबूरी बताते हुए अपनी पत्नी से कहा, कविता, ऐसी स्थिति में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो कविता हैरान होते हुए बोली, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो दीपक बोला, अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो। इस पर कविता प्रश्नवाचक निगाहों से उसे उसकी ओर देखने लगी। तो दीपक बोला, अगर अगले महीने तक मेरी नौकरी ना लगी तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी हालत में हम लोग काम वाली बाइक का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। तो कुछ दिनों के लिए माँ के साथ घर का काम संभालो, क्योंकि इस समय एक एक पैसा बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दीपक की बात सुनकर कविता नाक भौं सिकोड़ती हुई बोली, लेकिन तुम तो जानते हो कि मुझसे यह सब काम नहीं होते। बड़ी मुश्किल से तो मैं अपने लिए समय निकाल पाती हूँ। तो दीपक बोला, कविता, जब मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। सिर्फ 1-2 महीने के लिए एडजस्ट कर लो प्लीज। दीपक की यह बातें सुनकर कविता घर के कामों में अपनी सासू माँ का हाथ बटाने के लिए राजी हो गई। 1 सप्ताह बीत चुका था, लेकिन दीपक को बहुत कोशिशों के बावजूद भी नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उधर कमला जी जैसे ही दोपहर का खाना पकाने के लिए रसोई घर में गई तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण अचानक उनका पैर फिसल गया और जोर से जमीन पर गिर गई। दीपक उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा आया और अपनी पत्नी की मदद से कमला जी को किसी तरह बिस्तर पर लेटाया। लेकिन कमला जी दर्द से कर्राहती जा रही थी और धीरे धीरे दर्द असहनीय होता जा रहा था। दीपक उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की तो मालूम पड़ा कि उनके बाजू की हड्डी में हल्का फ्रैक्चर हो गया है। उनकी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस कारण डॉक्टर ने उन्हें कुछ समय के लिए
बेड रेस्ट करने को कह दिया। नौकरी छूटने और माँ की चोट से दीपक बहुत परेशान हो गया। अब उसका खर्चा और भी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन कविता उससे भी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि एक तो काम वाली बाई चली गई, तो दूसरी ओर उसकी सासू माँ, जो सारा दिन घर पर काम वाली बाई की तरह ही काम करती रहती थी, बिस्तर पर बैठ गई। अब खाना पकाना, साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोना, सारे कामों की जिम्मेदारी कविता पर आ चुकी थी। साथ ही साथ उसे कमला जी के भी सारे काम करने पड़ते थे। हालांकि कमला जी अपनी लाठी के सहारे बाथरूम तक तो जैसे तैसे चली जाती थी, लेकिन उन्हें हाथ में खाना देना, दवाइयाँ देना और उनके छोटे छोटे काम भी कविता को मुसीबत लगने लगे। दीपक अक्सर नौकरी की तलाश में सुबह सुबह निकल जाता था और बच्चों को भी स्कूल जाना होता था, इसलिए कविता को सुबह सुबह उठना पड़ता था। एक दिन सुबह जब नाश्ता पानी निपटाकर जैसे ही कविता अपने कमरे में जाकर बैठी, तो अपनी माँ से फोन पर बातें करने लगी। माँ, तुम जानती नहीं कि मेरे सर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। सारा दिन काम वाली बाई की तरह काम में जुटी रहती हूँ, एक पल को भी आराम नहीं है। नौकरों से भी बदतर हालत हो गई है मेरी। अभी कविता अपनी माँ से फोन पर बात कर ही रही थी कि तभी कमला जी की आवाज आई। बहू, मुझे एक कप चाय तो बनाकर दे देना, बहुत ठंड लग रही है। अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर कविता अपनी माँ से कहने लगी, क्या बताऊं माँ, ना जाने कब ठीक होगी मेरी सास। अब तो इतने दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक बिस्तर पर पड़ी ही रहती हैं। मुझे तो लगता है कि इन्हें कोई चोट वोट नहीं आई है, यह तो बस चोट का ड्रामा कर रही हैं। ना जाने कब उठेंगी। सारा दिन घर का काम करते करते मैं तो पागल ही हो जाऊंगी, और यहाँ यह महारानी पूरा दिन बिस्तर पर आराम फरमा रही है। माँ बेटी में यह बातें हो रही थी कि फिर से कमला जी की आवाज आई। कविता बहू, बाकी का काम हो गया हो तो मुझे भी चाय नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। सासू माँ की आवाज सुनते ही फोन रख कर कविता गुस्से में उठी और पैर पटकते हुए किचन की ओर चली गई। झल्लाते घूरते हुए उसने चाय बनाई और साथ में दो रोटियां रखकर अपनी सासू माँ के सामने पटक दी। थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती थी? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सुबह से काम करते करते थक गई थी। अगर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी तो कौन सी मुसीबत आन पड़ी। बहू की तीखी बातें सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बहू, मुझे भी बार बार तुम्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी के कारण मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ। मेरी हालत ऐसी ना होती तो मैं कभी ना बैठती, और फिर सुख दुख में, हर परेशानी में परिवार के सदस्य ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। तभी कविता बोली, जब बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है तो फिर यह फालतू के भाषण देने की क्या जरूरत है। थोड़ी ही देर में कविता के फोन की घंटी फिर बज उठी। फिर से उसकी माँ का फोन आया था। बेटी कविता, तेरी हालत देखकर तो मुझे चिंता खाए जा रही है। कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है मेरी बच्ची को। तभी कविता बोली, क्या करूं माँ, एक तरफ तो पैसे की तंगी और दूसरी तरफ दिन भर मैं इन महारानी के नखरे झेलती हूँ। समझ में नहीं आता कि किस तरह अपनी सास से छुटकारा पाऊं। अगर मैं इन्हें वृद्ध आश्रम भेजने की बात कहूंगी तो तुम्हारे दामाद
इस बात को कभी मंजूर नहीं करेंगे। तुम ही बताओ, इस समस्या का क्या समाधान है? निराश भरे स्वर में कविता ने कहा। तो उसकी माँ बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इस समस्या का हल है। माँ की बात सुनते ही कविता खुशी से चहक उठी और पूछने लगी, कौन सा हल है माँ? मुझे भी बताओ तो। उसकी माँ बोली, मेरे पास एक समाधान है जिससे तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और एक ही तीर से दो निशाने लग जाएंगे। क्या मतलब? माँ, मैं समझी नहीं, कविता बोली। तो उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, अगर तुम अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हो तो उसे अपने रास्ते से क्यों नहीं हटा देती? तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। ना तो तुम्हें रोज रोज की यह परेशानी झेलनी पड़ेगी और ना ही उनकी दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ेगा। और ऊपर से सासू माँ के बीमा के पैसे मिलेंगे सो अलग। अपनी माँ की यह बात सुनते ही कविता मुंह बनाते हुए बोली, क्या माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? कितना वाहियात आइडिया है आपका। मैं भला अपनी सास को कैसे अपने रास्ते से हटा सकती हूँ? इससे पहले कि उसकी माँ कुछ बोलती, इतने में दरवाजे पर कोरियर वाले ने घंटी बजाई। तो कविता ने फोन रख दिया और कोरियर वाले के पास गई, पर कोरियर लेकर अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन काम करते करते बार बार उसे अपनी माँ की कही गई बातें याद आ रही थी। कविता दिन भर सोच में डूबी रही कि आखिर कैसे कोई हल निकाला जाए। फिर अपनी माँ द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में सोचने लगी। पहले अपनी माँ की जो बात उसे बेहुदा लग रही थी, अब वह इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने की सोच रही थी। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई ऐसा कदम उठाकर वह अपनी सारी परेशानियों से आजाद हो जाएगी। बहुत सोचने के बाद उसने एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह हुई तो कमला जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो दीपक बोला, माँ, आज तो मैं नहीं जा सकता, आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे लगता है कि आज बात बन ही जाएगी। मैं आपको कल डॉक्टर को दिखाने ले चलूंगा। ऐसा कहकर दीपक अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर इंटरव्यू देने चला गया। सब लोगों के चले जाने के बाद कविता अपने नापाक इरादों को अंजाम देने में जुट गई। रसोई में जाकर गैस का रेगुलेटर खुला छोड़ दिया और जल्दी से पैसे और थैला उठाकर सब्जियां लेने मार्केट चली गई। जाते समय उसने घर की बत्ती भी बंद कर दी। अब कमला जी घर पर बिल्कुल अकेली थी, लेकिन वह काफी समय से गहरी नींद में सोई थी। इसलिए कविता के जाने के कुछ समय बाद ही कमला जी अपनी बहू को पानी देने के लिए आवाज लगाती रही, लेकिन ना तो कविता का जवाब आया और ना ही वह स्वयं आई। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद रसोई घर में आग लग गई और पूरा घर धुएं से भर गया। जब कविता बाजार से लौटी तो दूर से ही उसे अपने घर में धुआं निकलता हुआ नजर आया। धुएं को देखते ही सोचने लगी, आज तो किस्मत मुझ पर मेहरबान हो ही गई। अब मेरी सारी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाएगी। ना तो सासू माँ की रोज रोज की खिचखिच सुनाई पड़ेगी और ना ही दिन भर काम करना पड़ेगा। बीमा के पैसे मिलेंगे सो अलग। लेकिन उसने अपनी खुशी चेहरे पर नहीं आने दी। अपने घर की ओर दौड़ते हुए उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और कविता फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ढोंग करने लगी जैसे उसे अपनी सास की कितनी परवाह है। और सासू माँ की फिक्र का नाटक करते हुए वह घर की ओर दौड़ने लगी। तो लोगों ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। इस समय
दीपक भी घर वापस आ गया। उसे नौकरी मिल गई थी, जिस कारण वह बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वह घर लौटा तो देखा फायर ब्रिगेड वाले उसके घर में लगी आग को बुझा रहे थे। घर के बाहर भीड़ ही भीड़ थी। कविता जोर जोर से चिल्ला रही थी और बार बार चिल्लाते हुए बोल रही थी, कोई मेरी सासू माँ को बचा लो। उसकी यह बात सुनते ही दीपक के हाथों से मिठाई का डिब्बा छूट गया और कांपते स्वर में बोला, कविता आखिर क्या हुआ है और माँ कहाँ है? तो कविता ने रोते हुए घर की ओर इशारा किया और बोली कि माँ घर में है। इतना सुनते ही दीपक माँ माँ पुकारते हुए घर की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर में लगी आग को तो बुझाया जा चुका था, लेकिन जैसे ही सब लोग अंदर गए तो देखा अंदर एक वृद्ध महिला की लाश पड़ी थी, जो बुरी तरह से आग में झुलस चुकी थी। यह सब देखते ही दीपक के दौड़ने का ठिकाना ना रहा। माँ माँ चिल्लाते हुए दीपक जोर जोर से रोने लगा, तो दूसरी ओर कविता भी ऐसे ही चिल्लाती जा रही थी, जैसे कि उसकी दुनिया ही लुट गई हो। सभी रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया और 2 घंटे बाद कमला जी का अंतिम संस्कार भी हो गया। अंतिम संस्कार करने के बाद सब लोग घर पहुंच चुके थे। रसोई घर से आग फैलने के कारण रसोई घर और हॉल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जबकि बाकी के कमरों में कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। कभी दीपक अपनी माँ को याद करता तो कभी अपने घर को देखता, जिसमें माँ के साथ उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई थी। उधर रोने का ढोंग करती हुई कविता यह सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर उसकी माँ अभी तक पहुंची क्यों नहीं। दीपक अपनी माँ के गम में लगातार रोए जा रहा था, तो कभी कभी सिसकियां लेकर अपना दुख प्रकट कर रही थी। आस पड़ोस की औरतें कभी गले लगाकर कविता को सहारा देती तो कभी सांत्वना देती। कविता की आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर आया और आवाज आई, क्या हुआ? यह सब क्या चल रहा है? यह आवाज सुनते ही लोग पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन जिसने भी देखा तो वह देखता ही रह गया। अचानक सब लोगों में हाहाकार मच गया। जैसे ही दीपक ने पीछे मुड़कर देखा था, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि स्वयं कमला जी खड़ी थी। उन्हें देखते ही दीपक जोर से चिल्लाया, माँ, और दौड़ते हुए अपनी माँ से गले लग गया। कमला जी को अपने सामने खड़े देख उनकी बहू कविता की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो लगभग चक्कर खाकर गिरने ही लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसे कैसे संभव है। जिस माँ का अभी अंतिम संस्कार करके वह लौटे थे, वह माँ आखिर उनके सामने सही सलामत जीती जागती कैसे खड़ी थी। और इधर कमला जी यहाँ खड़ी हैं, तो जिस महिला का उन्होंने अंतिम संस्कार किया था, वह महिला कौन थी? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी था। दरअसल हुआ यूं था कि जैसे ही कविता रेगुलेटर खुला छोड़कर बाजार के लिए निकली थी, उसके ठीक 2 मिनट बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। अब तक गैस पूरे घर में नहीं फैली थी, तो कमला जी जैसे ही उसका दरवाजा खोलने गई तो बत्ती जलाई, दरवाजा खोला तो कुछ खाया पिया न होने के कारण, कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी। कमला जी की घनिष्ठ सहेली उनका हालचाल पूछने के लिए अपने बेटे के साथ उनके घर आई थी। जब उनकी सहेली ने उन्हें ऐसी हालत में देखा तो वह और उनका बेटा उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल दिखाने के लिए ले गई। और उधर कविता की माँ तो केवल
यही चाहती थी कि कविता को सास नाम के झंझट से जल्दी मुक्ति मिल जाए। इसलिए कमला जी को कविता की जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने का प्लान बनाने के लिए वह कविता के घर आ पहुंची। जैसे वह घर में आई तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बेटी को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही बत्ती जलाई तो स्विच की स्पार्किंग से घर में फैली गैस ने आग पकड़ ली। तुरंत ही आग ने पूरे रसोई घर और हॉल को घेर लिया। कविता की माँ उस आग की चपेट में आ गई। आग से झुलसते हुए चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन धुएं के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर निकलने का और अपनी जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं कमला जी को समय पर खाना ना मिल पाने के कारण बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई थी। तो डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज चढ़ा दिया, जिस वजह से उन्हें घर आने में देर हो गई थी। बाजार से जब कविता लौटी तो घर धुएं से भरा हुआ था। तो वह तो यह सोच सोच कर ही खुश हो रही थी कि आखिर उसने अपने रास्ते के रोड़े को हटा ही दिया। लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि उस घर में उसकी सास नहीं बल्कि उसकी माँ ही जिंदा जल रही थी। अंदर ही अंदर खुश थी कि उसके रचित चक्रव्यूह से आज उसने अपनी सास को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया। परंतु आज जब उसने अंतिम संस्कार के बाद अपनी सास को अपने सामने खड़े देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इधर कमला जी भी यह समझने में असमर्थ थी कि आखिर उनके घर में यह सब क्या हो रहा था। जब उन्होंने बताया कि वह कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर पड़ी थी और अपनी सहेली के साथ डॉक्टर को दिखाने गई थी, तब जाकर मामला स्पष्ट हुआ। लेकिन बात सबके सामने अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि आखिर पुलिस को बुलवाया गया। आस पड़ोसी के सारे सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाई गई। तब जाकर कहीं पता चला कि कमला जी के घर से निकलने के 1 घंटे बाद कविता की माँ उस घर में आई थी और जिस महिला की मृत्यु हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि कविता की माँ थी। यह बात सुनते ही कविता का दिल दहल गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। आज यह बात साबित हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो जाल वह अपनी सासू माँ के लिए बिछाने जा रही थी, उसी जाल में तो दरअसल उसकी माँ ही फंस चुकी थी और आग में बुरी तरह झुलस कर मर चुकी थी। अपने ही हाथों अपनी माँ की जिंदगी खत्म कर दी थी उसने। कुदरत का इंसाफ हो चुका था और कविता इस इंसाफ से स्तब्ध थी। ढोंग के आंसू अब वास्तविक आंसू में तब्दील हो चुके थे। कविता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। यह सब कैसे हो गया माँ? वापस आ जाओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसे समय में कमला जी ने उसे सहारा दिया, जिसके लिए उसने इतनी बड़ी साजिश रची। वही सास उसे संभाल रही थी, उसके सर को अपने कंधे का सहारा देते हुए संभाल रही थी। अपनी सास का प्यार देखकर उसका अंतर्मन उससे धिक्कार रहा था। वह शर्मिंदा तो थी, लेकिन उसे महसूस करने में शायद उसने काफी देर कर दी थी। पूरे घर में कविता दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उनकी आवाज गूंजे जा रही थी, परंतु यह सब उसके कर्मों का ही फल था जो कुदरत ने उसे दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन
घंटी जरूर दबा लें। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।